स्टार्ट वैसे रिकॉर्डिंग Yes, स्टार्टेड sir. ना सर? Yes, sir. ओके सर, ओके चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सर आज का क्लास। सर आज फाइनेंस का क्लास है, लास्ट वीक नहीं हो पाया था, तो सर आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश टॉपिक है और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए भी एज वेल एज नॉलेज वाइज। हमेशा बोलता हूँ, आप लोग का आदत हो चुका हो। टॉपिक है सर लेवरेज। क्या नाम है सर? लेवरेज। ठीक है, इसको आप लेवरेज बोलो या लेवरेज बोलो, जो बोलना है बोलो। लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये दो अलग अलग टॉपिक है, बट हम लोग इसको एक साथ बोलते हैं नॉर्मल फाइनेंस में। ये मतलब कल्चर है सर, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे करके भी बोला जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर, लिवरेज क्या है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिकली लिवरेज का मतलब होता है सर रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। मतलब हर बिजनेस का दो तरह का रिस्क होता है, एवरी बिजनेस। ये बेसिकली जो लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल भी पढ़ते हैं उनको भी जानना चाहिए होता है। बेसिकली ये फंडामेंटल है, तब चाहे स्टॉक मार्केट में उसको अलग से फंडामेंटल बोलते हैं, बट ये एक्चुअली फंडामेंटल है। किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करने का जो टेक्निक है उसे लेवरेज के अंदर से समझाया जाता है। ठीक है, तो लेवरेज बेसिकली क्या है? हर बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिस्क है उस फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में बात करता है। मुझे याद है सर, मैंने लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को इंट्रोडक्शन आइडिया दिया था थ्योरेटिकल कि लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है। हुआ था ना सर हल्का फुल्का बात, मैंने इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था। কি রে হয়েছিল কথা সম্পদ নীল বলে স্যার? একটু হয়েছিল না, একটু লেভারেজ সম্পর্কে একটু হালকা বলেছিলাম আমরা। হ্যাঁ স্যার। তো Yes, sir. বেসিক ওকে হ্যাঁ স্যার, শুরুর দিকটা একটু। একটু হালকা হয়েছে। तो बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली लेवरेज बिजनेस को, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं एज वेल एज जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली तीन तरह का लेवरेज होता है। मैं आपको आगे आगे सब चीज लिखाऊंगा, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन से बता देता हूँ कि आखिर करना क्या होता है लेवरेज में। फिर इसमें तीन लेवरेज का जो मैं आपको बताया, एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल लेवरेज और तीसरा होता है तीनों को दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के कंबाइंड लेवरेज। सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? सर एग्जाम में आपको कैलकुलेट करने पूछता है नॉर्मली, देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करो, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करो। सर कैलकुलेट करके क्या होता है? सर कैलकुलेट करके बिजनेस का रिस्क अंडरस्टैंड हो जाता है। इवन कंबाइंड लेवरेज भी कहा जाता है सर, ठीक है, कंबाइंड लेवरेज या टोटल लेवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? टोटल लेवरेज। मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, ठीक है, सब मैं लिखाऊंगा, बस थोड़ा बता रहा हूँ। सर ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? सर ऑपरेटिंग लिवरेज जो ऑपरेशनल पर्पस में होता है, मतलब बिजनेस को डे टू डे रन कराना मुश्किल होता है। बिजनेस का जो डे टू डे रन होता है उसको ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं। मतलब मुश्किल होता नहीं है, मैं कहना ये चाहता कि हर बिजनेस को डे टू डे लेवल में ऑपरेट करने के लिए आपको एक रिस्क का सामना करना पड़ता है। बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करना, बिजनेस का डेली का खर्चा उठाना। और फाइनेंशियल रिस्क जो होता है ना, वो बेसिकली लोन का बर्डन जैसे। क्या चीज है? लोन का बर्डन। आप लोग रिसेंटली सुने होंगे, ये फिर से स्टॉक मार्केट वाला बात आ जाएगा, बट सर क्या करें, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस एकदम जुड़ा हुआ चीज है सर। मैं चाह के भी ना इसको अलग नहीं कर सकता, मैं चाह के भी इसको अलग नहीं कर सकता। आप लोगों ने नाम सुना होगा सर, अदानी, है ना सर? अदानी को लेके रिसेंटली मार्केट में बहुत बात चल रहा है, ठीक है, मार्केट में बहुत बातें चल रहा है। जैसे अदानी को लेके क्या प्रॉब्लम रहा है, और ये अभी से नहीं सर, लास्ट कुछ महीनों से चल रहा है, मोर देन 2 मंथ्स हो गया सर। अदानी हिंडनबर्ग इशूज, सुप्रीम कोर्ट एडजन सेबीज एप्लीकेशंस, ठीक है, आज ही 13 घंटा पहले का खबर है। अदानी ग्रुप प्रूव ओवर एनपीएस नॉर्म्स ऑन सिंस अक्टूबर 2020 सेबी टू सुप्रीम कोर्ट। मैंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये जो हिंडनबर्ग है सर, हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर बेस करके ट्रेडिंग करता है, स्टॉक ट्रेडिंग करता है। मैं आपको ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग में तो नहीं बात करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर एक्चुअली हिंडनबर्ग ने कुछ कह दिया कि अदानी के बिजनेस में कुछ रिस्क है।
और वो भी लोन के ऊपर, वो भी लोन के ऊपर। लोन जितना बताया जा रहा है लोन रिपे करने का दम नहीं है, ऐसा दावा किया गया है। यानी कंपनी के पास इतना वैल्यूएशन नहीं है जितना कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन शो किया जा रहा है, ठीक है। और इंडियन बैंक रिसर्च का ये मानना है कि कहीं ना कहीं अदानी मैनिपुलेट किया है अपना डेटा। ये हिंडनबर्ग का कहना है, ठीक है। हिंडनबर्ग कौन है? एक अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं इंटरनेशनल मार्केट। और अदानी कौन है? अदानी एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है सर, का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और ये अलग अलग बिजनेस करते हैं, आप लोग नाम सुना ही होगा सर, बहुत सारा बिजनेस है इनके पोर्टफोलियो। आप रेवेन्यू देख के भी समझ सकते हो, 2021-22 में 2.3 लाख करोड़। इवन रिसेंटली वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आया। सर सर कहना क्या चाहते हैं? सर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मैटर है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मैटर है। जब किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, जब किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग उसका फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। जैसे मैंने अदानी एंटरप्राइज का लिया, और अदानी एंटरप्राइज का जो फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं, ये तो बस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट नहीं है, एनुअल रिपोर्ट का सब्सट्रैक्ट है। सब्सट्रैक्ट माने एनुअल रिपोर्ट से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के यहाँ पर लिखा गया है कि भाई कंपनी लास्ट कुछ सालों में कितना प्रॉफिट वगैरह कर रहा है, क्या रेवेन्यू का ट्रेंड है, कितना इसका नेट इनकम है, ठीक है। ये सभी चीज लेवरेज में एक्चुअली कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। ये जो चार्ट है ना, रेवेन्यू, ईबीआईटीडीए, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस, डीपीएस, पे आउट रेशियो, ये सब चीज हम लोग लेवरेज में सीखेंगे सर। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, इसी को सीखेंगे लेवरेज में। और इसके साथ साथ मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में जब धीरे धीरे मूव ऑन करूंगा, पहले लिवरेज बताऊंगा फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में जाऊंगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है ना सर, बैलेंस शीट में कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर माने क्या है कि कंपनी का, ये देखो सर, हम लोग क्या देखते हैं, हर कंपनी का बैलेंस शीट जब ओपन करते हैं तो बैलेंस शीट में हमें उसका एक एसेट साइड नजर आता है और एक लाइबिलिटी साइड नजर आता है ना। ऑलवेज कंपनी के केस में इसको हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से देखते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। नॉर्मल बिजनेस के केस में हम लोग टी शेप में भी देख सकते हैं। एक तरफ कंपनी का लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दिखाया जाता है और दूसरी तरफ कंपनी का एसेट दिखाया जाता है, ऐसा ही है ना। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अदानी का भी एक तरफ पहले एसेट साइड है और उसके बाद नीचे कंपनी का लाइबिलिटी साइड। और लाइबिलिटी के साथ साथ इक्विटी भी है। इक्विटी माने कंपनी का शेयर मार्केट, मतलब बेसिकली शेयर होल्डर्स, ठीक है, कितना कंपनी का शेयर होल्डर्स है, क्या कितना पैसा शेयर होल्डर से लिया है, ठीक है, क्या क्या कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइबिलिटी माने क्या, लाइबिलिटी माने लोन। और लाइबिलिटी ऑलवेज आपका रिस्क क्रिएट करता है। कैसा रिस्क सर? सर लाइबिलिटी ऑलवेज फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है। कैसा रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि आप लोगों को पता होगा सर, मैंने कैपिटल बजटिंग पढ़ाने के टाइम पे भी ये चीज बताया कि आप बिजनेस करके खुद खाओ ना खाओ, मार्केट में अगर लोन है तो वो रिपे तो करना पड़ेगा। अपना बिजनेस का प्रॉफिट जो भी होगा, जो भी ईबीआई टीडीए कमाओगे, उसमें से सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन होता है कि जो दूसरों से जो आपने जो लोन वगैरह लिया है, चाहे वो बैंक हो, इंडिविजुअल डिवेंचर्स हो, है ना, पहले आप अपना लोन रिपे करो, लोन का इंटरेस्ट रिपे करो। तो ऑब्वियस बात है कि सर अगर आप बिजनेस का जो इनकम है, इनकम करके जो भी आपको रिपे करना है, लोन का रिस्क आपको सबसे पहले सहन करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लेवरेज में सीखोगे एक्चुअली, कैसे कंपनी अपना लेवरेज को कंट्रोल कर सकता है, इसके ऊपर पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज समझ जाते हो ना सर, मैं आपको बोलता हूँ सर कि ये इनकम स्टेटमेंट, ये एक्चुअली बैलेंस शीट जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें एक्चुअली कैपिटल स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ। हर बिजनेस का नॉर्मली कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिटेल चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डिसीजंस में कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी में ना अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कंपनी में क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है सर? कंपनी में इक्विटी होता है, कंपनी में डिवेंचर्स होते हैं, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, है ना। तो कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करेगा,
इस पे डिपेंड करता है कंपनी अपना बिजनेस को कैसे मैनेज मतलब बेसिकली कंट्रोल करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत कुछ डिपेंड करता है, मैंने कितना इक्विटी रखना है, कितना डेब्ट रखना है, कितना लोन लेना है, कितना शेयर होल्डर से लेना है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इसको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आजकल ना मार्केट में ना एक सोरठ आया है, सोरठ मैंने मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट हुआ है कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग बोल के कुछ कोर्स बना रहा है और उसको डिप्लोमा वगैरह करके सर्टिफिकेशन देके लाख लाख टका फीस लेके एक बन रहा है। लेकिन हार्डकोर रियलिटी क्या है जानते हो सर? ये हार्डकोर रियलिटी जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम या फिर सीएमए का पढ़ाई या फिर सीएस का पढ़ाई आपको एक्चुअली हार्डकोर फाइनेंस का नॉलेज देता है। हाँ, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में सीएफए इज आल्सो देयर जो आपको एक्चुअल फाइनेंस का हार्डकोर नॉलेज देता है, ठीक है। और इंडियन हार्डकोर एरिया में सीए का एग्जाम अगर प्रिपरेशन कोई कर रहा है, सीएस का एग्जाम या सीएफए सीएमए का एग्जाम भी प्रिपरेशन करे, उसमें भी आपको फाइनेंस का एक अच्छा खासा नॉलेज डेवलप करने का मौका मिलता है, जिसमें एक्चुअली आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल करना, एनालिसिस करना समझ सकते हैं। मैं सब चीज धीरे धीरे आपको बताऊंगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि एक बिजनेसमैन किस तरह से बिजनेस रिस्क को कंट्रोल करता है। और जब बिजनेसमैन अकेला नहीं कर पाता तो वो किस तरह से सीएफओ के ऊपर डिपेंड करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर, या फिर एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर या कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर जो जिसको फाइनेंस का नॉलेज हो, ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल कर। तो ये मेन पर्पस है इस चैप्टर को पढ़ने का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको पर्पस क्यों समझाता हूँ हमेशा, ठीक है। कि अगर चैप्टर को यूज करने का पर्पस ना समझ में आए तो चैप्टर पढ़ के क्या करेंगे? हाँ सर, हर चीज में मोटिवेशन चाहिए होता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा पहले थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ। चलो सर, फ्रेशली स्टार्ट करो। लेवरेज, ओके। लास्ट दिन हल्का सा स्टार्ट किया था। देखो, लेवरेज का नॉर्मल मतलब ये होता है सर, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस। क्या सर? रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस, इसको लेवरेज कहा जाता है। लेवरेज को भी ना आप दो हिस्सों में तोड़ दो। एक हिस्सा होता है सर ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और एक होता है सर फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस, दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस, ठीक है सर। सर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे आप लोग, बोलो मुझे। लिखिस तो सब है। हाँ सर। सर यस सर। कोई भी बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है? अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको रेंट का खर्चा उठाना पड़ता है। हाँ सर, ये कंपनी का फंडामेंटल रिपोर्ट जब कोई पढ़ता है ना, ये चेक करना पड़ता है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करते हो? जो लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको लगता है स्टॉक मार्केट माने एकदम आंख बंद करके टीवी में आके कोई बोल देता है कि भाई ये स्टॉक ले लो, और वो भी आंख बंद करके स्टॉक को खरीद लेता है, फिर बाद में दोष देता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है। अरे भाई, तुम पैसा कमाओगे दूसरों के कहने पे कमाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे? हाँ, जब किसी बिजनेस के ऊपर पैसा लगाना है तो क्या उस बिजनेस के बारे में नहीं जानना है? मतलब गुड़ खाएंगे, गुड़ खाएंगे तो गुड़ का मिठास चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत नहीं करता है। सर ऐसा संभव है क्या? सर मैं तो मानता हूं कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा रियल में संभव नहीं है। अगर सच में गुड़ खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। खजूर का पेड़, हाँ सर, खजूर का पेड़ जानते हो सर? खजूर पेड़ में चढ़ना इजी है कि टफ है? अरे प्लीज टेल मी, खजूर गाছে চাপা কঠিন না সহজ? वही तो बताओ सर। सर जानी ना। ऑब्वियसली सर इट्स रियली टफ। खजूर का पेड़ नहीं देखा? हाँ संपर्क, क्या कर रहा है सर? सर कोलकाता में बड़े हो गए হ্যাঁ স্যার एकदम से। দেখেছি। তো খেজুরের হ্যাঁ গাছে স্যার দেখেছিস কত খাঁজ থাকে, কাঁটা কাঁটা থাকে?
হ্যাঁ तो স্যার गाढ़ा, ওটাই বলছি, ধরো যাদের সাথে প্র্যাকটিস আছে তারা স্যার খুব ভালোভাবে উঠে গেছে করতে। ঠিক আছে? তো খেজুর গাছে চাপা অত সহজ জিনিস নয়, ঠিক আছে? তো খেজুরের গাছে চাপবি, যদি চেপে যাস তাহলে ভালো জায়গা पाबी, रसों बेर करते पारबি। तो खेजूर के पेड़ में चढ़ जाओ, खेजूर के, अगर सही पेड़ मिल गया और सही चीज मिल गया तो अच्छा खेजूर का रस निकाल सकते हो। बट अगर चढ़ ही नहीं पाए ठीक है, या फिर गलत तरीके से चढ़े, गिरोगे तो फिर ঠিকই বলেছেন, चकनाचूर हो जाएगा चकनाचूर हो जाएगा शरीर ঠিকই पूरा है। বলেছেন স্যার। ठीक है কি চার বলেছি? পাঁচ দিন ধরে স্যার স্টক মার্কেটে, স্যার বলছি ঠিকই বলছেন, 4-5 দিন ধরে স্টক মার্কেটে শুধু দেখেই যাচ্ছি, কি এসে কিছু মাথায় ঢুকছে না। वही सर, ठीक है, अपना नॉलेज ग्रो करो और उसके ऊपर बेस करके मार्केट को समझो, तो देखना मार्केट में पैसा कमाना। ऑब्वियसली थोड़ा समय देना पड़ता है सर, ठीक है, हवा में बात करके फायदा थोड़ी है। आधा घंटे से मार्केट ना भी यस सर, मार्केट में बहुत कुछ होता है। 3 থেকে 3:30 স্যার, পুরো মার্কেट পুরো माइनस নিয়ে চলে গেল। ठीक है, अभी मार्केट का बात मैं नहीं करूंगा सर, बस मैं बेसिकली कंपनी का रिपोर्ट बता रहा हूँ। देखो ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंस का पार्ट भी है, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंस का पार्ट भी है। मैंने ये अदानी का रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया 2022 का, 21-22 का, ठीक है। इसमें कंपनी का रेवेन्यू का डेटा दिखाई दे रहा है। देखो कंपनी ने 70,433 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, 4,726 करोड़ का ईबीआई टीडीए कमाया। ईबीआई टीडीए क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, depreciation and amortizations, इसको बोलते हैं ईबीआई टीडीए। गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, बैंक वाले को इंटरेस्ट देने का पहले का प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन माने फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट, या फिर कंपनी का जो गुडविल पेटेंट वगैरह है, माने इंटेंजिबल, दो तरह का एसेट होता है, एक इंटेंजिबल्स और एक टैंजिबल्स। तो टैंजिबल माने फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल्स माने इंटेंजिबल्स भी फिक्स्ड हो सकता है, बट इंटेंजिबल्स बेसिकली उसको बोलते हैं जिसको हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली फील किया जा सकता है। इसको हम लोग कंपनी गुडविल बोलते हैं, है ना। तो कंपनी का गुडविल हमेशा सेम थोड़ी रहता है। नोकिया 2005 का नोकिया और 2023 का नोकिया, एम्बेसडर 1980s का एम्बेसडर और 2022 का एम्बेसडर, 1980s का एम्बेसडर, 2022 का एम्बेसडर। इधर अदानी में भी शॉर्ट टर्म गुडविल इफेक्ट हुआ है, अदानी में भी शॉर्ट टाइम गुड मतलब इफेक्ट हुआ है सर इसके गुडविल में, क्योंकि इसके बारे में सवाल उठाए गए। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सेबी के सामने प्रूव करने के लिए ये बन गया सर। अब सेबी को प्रूव करना है कि अदानी के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट और सेबी मिलकर डिसाइड करेगा कि अदानी को क्लीन चिट मिलता है कि नहीं, मतलब क्योंकि एक बड़ा रिसर्च फर्म ने इसके ऊपर आवाज उठाया। देखो सर मैं आपको क्यों ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजों के अंदर कितना सच्चाई है। सबसे पहले तो सच्चाई, सच्चा झूठ तो बाद में, कम से कम इतना तो जान ले कि भाई क्या बता रहा है। सच्चा झूठ समझने के लिए तो आपको और एक मतलब अपर लेवल नॉलेज का जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी का अर्निंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, कम से कम ये सब बात तो पहले हम लोग देख लें, है ना। तो इसके अंदर ना आपको कंपनी का, जैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, ये सब क्वालिटी है, ये भी जानना पड़ता है कि कौन कंपनी मैनेज कर रहा है, उनका क्या मतलब क्वालिफिकेशंस है, क्या उनका पिछला बेसिकली वर्किंग नॉलेज है, इससे पहले क्या क्या करके आया है, ठीक है, यानी कितना सक्सेस है उनका, ये सभी चीजें लोग देखते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, करेंटली मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ये क्वालिटी रिपोर्ट है। क्वालिटी रिपोर्ट के साथ साथ फिर लास्ट में आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। क्वालिटी रिपोर्ट तो जरूरी है सर, बिना क्वालिटी का आप क्वांटिटी क्या समझोगे। हाँ, इंटरनल मैनेजमेंट नहीं समझ पाओगे तो फाइनेंशियल पार्ट समझ के क्या करोगे, है ना। तो क्वालिटी भी रीड करना होता है, उसको पढ़ के फील करना होता है। और फाइनेंशियल पार्ट जो है, जो ज्यादातर केस में हम लोग फाइनेंस में बात करते हैं, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट माने लिटरेचर टाइप, कंपनी क्या है, क्या काम करता है, कहाँ कहाँ बिजनेस है, ठीक है, ये सब जानना है, ठीक है, लोगों के बारे में नॉलेज गैदर करना है। और फाइनेंशियल पार्ट
रियल में कंपनी का क्या फाइनेंशियल हालत है, ठीक है, वो जानने का जरूरत पड़ता है। तो ये सब लेवरेज वगैरह पढ़ने के बाद आप देखना, आप खुद ही ये सब रीड करना सीख जाओगे सर। मैं थोड़ा जल्दी नीचे नीचे आ रहा हूँ। ये देखो सर, ये आपको धीरे धीरे आपको क्या मिलेगा, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा मिल जाएगा। ये मिलेगा, बैलेंस शीट दिख रहा है सर आपको, 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट आ गया, ठीक है। इसमें कंपनी का एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटी सारा डिटेल्स है। मार्केट में कितना लोन है, नहीं है। 2022 के एंड का डेटा देखो, कितना बोरोइंग है कंपनी का। ये अदानी क्या है, ये अदानी एंटरप्राइज का है। कितना मार्केट में लोन है, कितना शॉर्ट टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इससे समझ में आता है कि आखिर कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, नहीं है। ये सभी चीज ना आप अच्छे से क्लास करो सर, फाइनेंस को अच्छे से पढ़ो, अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ो, आप देखना धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस में मैं बात कर रहा था कि बेसिकली दो तरह का फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंस किस किस काम के लिए होता है, रेंट के लिए होता है, डेप्रिसिएशन के लिए होता है ना, जो करना ही करना पड़ता है, आप रोक नहीं सकते। बिजनेस करना है, कुछ रेंट लेना है, जगह भाड़े पे लेना है, तब जाके काम कर पाओगे। फिक्स एसेट्स खरीदना है, उसका डेप्रिसिएशन तो होगा। आपका जो मशीन्स वगैरह होगा, जो भी फर्नीचर्स वगैरह होगा, जो भी एसेट्स है आपका, बिल्डिंग्स होगा, उसका डेप्रिसिएशन तो होगा। आप रोक रोक सको तो रोको, डेप्रिसिएशन नहीं रोक सकते आप। तो ऑपरेटिंग फिक्स एक्सपेंस आप ऑब्वियसली आपको रिस्क देता है ना, क्योंकि भाड़ा देना है हर महीना, है ना। एसेट का वैल्यू गिरेगा, जितना यूज करते जाओगे उतना वैल्यू गिरेगा, तो ये तो आप रोक नहीं सकते। और फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है, जैसे मानो बिजनेस कर रहे हैं, तो लोन लेके रखा है, तो लोन लिया मैंने, बोरोइंग किया, बोरोइंग किया तो इंटरेस्ट पे करना है, तो दूसरे को देना, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट पे करना है। प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया तो डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड देना मैंडेटरी है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड देना मैंडेटरी है। आप पहले इंटरेस्ट दे दो, पहले लोन का इंटरेस्ट वगैरह दे दो, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो, देना तो पड़ेगा। इक्विटी को चुप करा सकते हो कुछ दिनों के लिए, इक्विटी को आप चुप करा सकते हो, और लॉ भी कहते हैं सर, इक्विटी को अगर ना भी देते हो तो लीगली इक्विटी शेयर होल्डर आपको कुछ बोलेगा नहीं। मैंने ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर का हक बनता है, लेकिन अगर कंपनी का खराब हालत में, इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के दुख में भी है, सुख में भी है, ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता। अगर कंपनी अच्छा करेगा तो आपको भर 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 के देगा, अगर कंपनी का खराब हालत होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट जो बैंक ने आप कंपनी को लोन दिया, कंपनी को उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। जिसने प्रेफरेंस शेयर दिया उसको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो रहा है सर, फिक्स्ड एक्सपेंस जनरेट हो रहा है। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, मतलब जो रिस्क जनरेट होते हैं, फाइनेंस उसको डीओएल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डीओएल। डीओएल माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और फाइनेंशियल जो रिस्क जनरेट होता है इसको कहते हैं डीएफएल, यानी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इन दोनों को जोड़ दो सर, डीओएल एंड डीएफएल को जोड़ दो, जोड़ दो माने इनटू कर दो। डीटीएल, सॉरी, हाँ डीटीएल, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो आप इसमें साइड में लिख दो सर, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, सॉरी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। एक चीज लिख दो सर, रेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा गिव्स राइज टू डीओएल। डीओएल माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। अब फुल फॉर्म लिख लो सर, मेरे यहाँ पर थोड़ा जगह की कमती है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और एफएल में क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। एफएल में क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। प्लीज राइट डाउन द फुल फॉर्म आल्सो, बिकॉज मैं तो बोल दे रहा हूँ, आप लोग बाद में भूल जाओगे। सर डीटीएल और डीसीएल ये कैसे मिलेगा, सर कंपनी में दो ही रिस्क होता है मेनली, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल, जब दोनों रिस्क मल्टीप्लाई हो जाए तो बनता है डीटीएल, यानी डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। क्या बोलेंगे सर, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ
टोटल लेवरेज। या DCL भी क्यों बोल रहे हैं सर? DCL माने कंबाइन, माने टोटल या फिर कंबाइन। हेलो বোঝা যাচ্ছে? हेलो सर बोलो। কি রে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो और एक बार लिख लो यहाँ पर डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, और लिख लो डिग्री ऑफ, और बोल के लिखो कंबाइन लेवरेज। अब सर ये एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। सर ये DOL क्या है, DFL क्या है, TTL क्या है। जैसे आपको एक और एग्जांपल में दे सकता हूँ, अदानी से भी एक अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैं बता सकता हूँ। जैसे मानो रिसेंटली जिस कंपनी का डेटा मुझे मिल जाएगा, ऐसा कंपनी वोडाफोन आइडिया भी ले सकते हैं, और सबसे अच्छा एग्जांपल है जेट एयरवेज का। और एक कंपनी है, मुझे नाम देख रहा था कंपनी का रिपोर्ट, भूल गया सर। जेट, जेट का क्या प्रॉब्लम है सर? जेट का प्रॉब्लम ये है कि जेट बेसिकली क्या हुआ जानते हो? जेट अपना ऑपरेशंस को ऑफ रखा है। अभी कुछ डिक्लेयर किया क्या जेट ने? अरे किसी को खबर है कि जेट अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? जेट एयर इज रिलॉन्च, चलान कार्डलॉग 6 मोर टाइम फ्रॉम NCLT टू रीपे लेंडर्स। ये देखो क्या लिखा, देख रहे? 1 घंटा पहले बोले रेसेंस टू गो फास्ट फ्रॉम जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी रिस्टार्ट क्विकली। अच्छा ये रिस्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा खबर है मार्केट में कि जेट एयरवेज मोस्ट प्रोबेबली फिर से चालू होने वाला है। ठीक है, मैंने इतना दिन क्या हो गया, क्यों रिस्टार्ट का बात क्यों कर रहे हैं? रिस्टार्ट का बात क्यों कर रहा है? क्योंकि जेट ने अपना बिजनेस को इतना दिन बंद रखा था, मैंने एक्चुअली बिजनेस बंद बने ऑपरेशन बंद रखा था। क्यों सर? क्योंकि इसका लॉस बहुत बढ़ गया था, रिस्क बहुत हाई हो गया था, इसका रिस्क बहुत हाई हो गया था। 2019 से जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन स्टॉप रखा था। अगर आप लोग, जो लोग फ्लाइट का खबर थोड़ा बहुत भी रखता है, ठीक है, आना जाना करता है, उनको इजीली पता लग जाएगा कि जेट एक समय में बहुत ही पॉपुलर फ्लाइट था। जैसे इंडिगो है ना, वैसे ही जेट का भी शेयर, मार्केट शेयर अच्छा था। बट जेट एयरवेज ने 2019 में अपना ऑपरेशंस को बंद किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉस में चला गया। आपको दिखाओ लॉस, ये देखो सर, ये तो ये बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट में आ जाओ। लुक एट सर, 5,500 करोड़ का लॉस में था 2019 में, उससे पहले तो और खराब हालत होगा। 5,500 करोड़, 767 करोड़, 1482 करोड़, उससे पहले प्रॉफिटेबल था। 2016 तक सिचुएशन सही था, 17 में ठीक था, 18 से हालत खराब हो गई। 767 करोड़ का लॉस, फिर 5,500 करोड़ का लॉस। मजाक है 5,500 करोड़। और इसके बाद 2019 में बिजनेस को बंद कर दिया, ऑपरेशंस को, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज को मैनेज नहीं कर पा रहा। सर ये सब चीज को हम लोग लेवरेज से कैसे समझेंगे, ये बिग क्वेश्चन है। आप लोगों के मन में एक बड़ा सा सवाल है, मैं समझ सकता हूँ कि सर ये सब बात तो समझ में आ रहा है, बट लेवरेज इसको कैसे समझाएगा? इसके लिए तो क्लास में बने रहो सर, समझ में सब आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट को समझो। तो मैं सबसे पहले ना ऑपरेटिंग लेवरेज समझाऊंगा, फिर फाइनेंशियल में जाऊंगा, फिर कंबाइन में जाऊंगा। तो धीरे धीरे जाना है सर, हड़बड़ नहीं करेंगे। सेल्स P इंटू क्यू, मैंने किसी भी बिजनेस का सेल्स या रेवेन्यू को कैसे काउंट करेंगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, है ना? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके जितना मेरा प्रोडक्ट का प्राइस होगा और जितना क्वांटिटी का सेल होगा तो टोटल सेल मिल जाएगा। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लीज टेल मी। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा?
अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे बोल सकते हैं V इंटू क्यू। वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे बोलेंगे V इंटू क्यू। क्या मिला सर? क्या मिला रे? कंट्रीब्यूशन। थैंक यू दादा। सेल से अगर वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे तो मिलता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन को अगर फॉर्मूला वाइज लिखे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मैथ्स करोगे थोड़ा, बचपन वाला अलजेब्रा याद आ जाएगा। यहाँ से क्यू कॉमन ले लो सर, यहाँ से क्यू कॉमन ले लो तो क्या होगा ब्रैकेट में? P माइनस V। क्यू अगर कॉमन चला जाएगा, सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं, क्यू कॉमन चला जाएगा तो P से V माइनस हो जाएगा, है ना? तो Q इंटू P माइनस V, दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सर यहाँ से ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करो सर, इसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को एफ से डिनोट करो तो आपको मिल जाएगा EBIT। सर मैं यहाँ पर जानबूझ के डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसको लेंगे ना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम अभी हो जाएगा, बाद में जरूरत पड़ने से मैं ले लूंगा। डिप्रिसिएशन को मैं थोड़ा सा जानबूझ के यहाँ पर छोड़ा है। EBITDA होता है ना, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ तब से। जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं, ये देखो सर, मैं जैसे चार्ट आपको बनाया वही चार्ट आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है। ये आपका जेट एयरवेज का टोटल रेवेन्यू है, दिखाई दे रहा है ना? मैंने प्राइस इंटू क्वांटिटी करके ये कैलकुलेट हुआ है एवरी ईयर, हर साल इसी तरह से हुआ है। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है इंटू उसका प्राइस इंटू जितना सेल हो रहा। नॉर्मली ये टिकट में सेल करता था, है ना? यहाँ से इनका जो वेरिएबल कॉस्ट वगैरह है, रॉ मटेरियल का खर्चा, पावर या फ्यूल का खर्चा, सबसे ज्यादा एयरलाइंस इंडस्ट्री में फ्यूल कॉस्ट सबसे भयंकर होता है ना? देख सकते हैं आप, पूरा खर्चा में फ्यूल का खर्चा बहुत ज्यादा है। 10,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दिखाई दे रहा है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 का है, मैंने रेंट वगैरह लेना, एयरपोर्ट में लाइसेंस लेना, एयरपोर्ट में एक जगह होता है सर जहाँ पर आपको प्लेन चलाना पड़ता है, ये सब जो ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस है ये बहुत हाई होता है एयरलाइंस इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा और इतना सारा लोगों को पायलट, हाँ सर, और क्या क्या चाहिए होता है, ग्राउंड्समैन, एयर होस्टेस, हाँ सर, ये सब क्या है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है। टिकट काटने के लिए जो स्टार्टिंग में जो होते हैं सर, क्या बोलते हैं तो, जो चेक इन चेकआउट में जो हेल्प करते हैं, हर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। तो यू नो दैट, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपना अपना खर्चा है। मैं यहाँ पर एयरलाइंस इंडस्ट्री को केस स्टडीज के तौर पे यहाँ पर बस यूज कर लिया, रैंडम पिक किया सर, कुछ भी बताओ मैं उसके ऊपर आपको मैं बता सकता हूँ। अदानी बोलो तो अदानी में चला जाऊंगा वापस, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आपको बता दूँ। आपका जो रेवेन्यू होगा वहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट वगैरह जो कंपनी में रियल में होता है ये सब तो कॉस्टिंग करके मिल जाएगा ना, ये सब कॉस्टिंग करके मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर भी कॉस्टिंग थोड़ी करेंगे, कॉस्टिंग के लिए तो अलग क्लास होता है ना, अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट भी है। तो रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो तो आपको मिलेगा EBITDA, है ना? बेसिकली इसको माइनस करके जो मिलता है ना उसे एक्चुअल में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू जो होते हैं ना उसको एक्चुअल में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को घटा के जो मिलता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है, कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो एक्चुअल में मिलता है EBITDA। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो EBITDA है ना सर, यहाँ से देखो क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस किया तो आपको EBIT मिला। मैं आपको ये डेप्रिसिएशन को यहाँ पर स्किप किया फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट अगर क्वेश्चंस में रहेगा तो हम लोग माइनस करके बाद में दिखाएंगे। तो फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ पर जानबूझ के थोड़ा सा स्किप किया सर, किस चीज को, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ठीक है? मैं आपको अभी बोल रहा था ना डेप्रिसिएशन किस चीज पे लगता है, नॉर्मल फिक्स एसेट्स पे, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे। तो ठीक है सर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मिल गया सर, Q इंटू P माइनस V माइनस F, तो आपको मिलेगा EBIT।
कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो तो आपको मिलेगा ईवीआईटी। ईवीआईटी का फुल फॉर्म क्या है मैं अभी बता रहा हूँ और आगे नहीं बताऊंगा सर। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये अर्निंग सब बिफोर इनकम अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अगर ईबीआईटीडीए होता साथ में तो क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये जो मिल रहा है साथ में, अगर ये डीए ऐड हो जाता तो क्या होता? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ध्यान से देखो सर। तो अब इसमें ईवीआईटी का फॉर्मूला मिल गया आपको। सर इस तरह से फॉर्मूला बिल्ड होता है। फॉर्मूला माने कोई रट्टा लगाने वाला है क्या? बहुत सारे लोग ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूला को रटते हैं। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, बट फॉर्मूला को रटने के लिए फॉर्मूला नहीं है, समझने के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है अंदर, तो आपको सब चीज ऐसे ही पता लग जाएगा। फॉर्मूला कितना रटोगे सर? फॉर्मूला रट रट के पागल हो जाओगे। इससे बेहतर है समझ लो, तो फॉर्मूला भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये ईबीआईटी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी तक डेवलप हुआ, जो इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये जो मैं आपको लिखा है ना, ये इनकम स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट। आप ऊपर लिख भी सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसी के अंदर आपको ये सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी। यार ईबीआईटी का मतलब क्या हुआ? क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस। ठीक है, देयरफॉर एक बात लिखो सर, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क refers to the variability of EBIT। समझा करो सर, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ EBIT। माने किसी भी बिजनेस का जो रिस्क है या ऑपरेटिंग रिस्क जो है, ये डिपेंड करता है EBIT कितना वोलेटाइल है उस पर। माने अगर EBIT ठीक ठाक है तो रिस्क कम होगा, EBIT अगर खराब जा रहा है तो रिस्क बढ़ जाएगा, है ना, चिंता हो जाएगा। जैसे जेट एयरवेज का EBIT जब कम हो जाएगा, बात को समझे सर, अगर EBIT कम और EBIT से डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे, मैंने सॉरी EBIT से टैक्स वगैरह दे दोगे, EBIT का दूसरा नाम क्या है? PBIT ऑल्सो। EBIT ऑल्सो नोन एज PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। अगर आपका EBIT 75 करोड़ है और यहाँ से अगर आप सरकार को टैक्स देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट, बैंक का लोन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, तो आपका खाओगे क्या और बचेगा क्या? हाँ, बंगाली में एक बड़ा सुंदर सा कॉमेडी लाइन है सर। एक शो चलता था मिराकिल बोल के, जो लोग जानता है बंगाली शो देखता है उनको पता है। हाँ, संपत को शायद पता होगा। संपत देखे जिसमें मिराकिल। हाँ, मिराकिल में हाँ सर देखिए। मिराकिल में मीर एक बहुत अच्छा बात एक बोलता था, डायलॉग था एक, मतलब पगला खाबी की। हाँ सर, पगला खाबी ऐसा की, अभी पगला खाबी की चुलो चुली करी तो मर जाए, ऐसा बोलता है ना सर। तो मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर बिजनेस में EBIT 75 करोड़ का है और इंटरेस्ट इतना है, तो बिजनेस को मिलेगा क्या? इसलिए देखो लॉस में चला गया। इस चीज को कंट्रोल करना है। तो जिसका EBIT खराब, वो रिस्क में, उसका रिस्क बढ़ जाएगा, उसका ऑपरेशनल रिस्क बढ़ जाएगा। जिसका EBIT हाई होगा,
जैसे इसी बिजनेस का अगर आप कुछ पिछला साल देखो, 2018 देखो सर, EBIT 2333 करोड़, इंटरेस्ट 851 करोड़। सर हुआ क्या है कि अचानक से 2017 से 2018 में प्रॉब्लम क्या हो गया सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया। देखो सेलिंग एक्सपेंस कम हुआ है पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गया। ये दोनों खर्चा के कारण है ये हालत हुआ है। बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया और पावर फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गया। ये दोनों एक्चुअल में इफेक्ट पड़ा। रेवेन्यू देखो ज्यादा नहीं चेंज हुआ, ये प्रॉब्लम है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम, 23,000 करोड़ का 23,958 करोड़ का। हाँ खराब भी नहीं है, 1,000 करोड़ के आसपास का 950 करोड़ का रेवेन्यू ग्रो किया है। बट खर्चा देखो, खर्चा उससे बहुत ज्यादा बढ़ा है। 3-4 हजार करोड़ का खर्चा बढ़ा है, जहां पर सिर्फ 950 करोड़ का रेवेन्यू ही आया है सर। बिजनेस का रिस्क समझ में आ रहा है सर? हेलो, কথা বোঝা যাচ্ছে তো? কিরে है सर। वैसे देखना चाहिए सर, है ना? इसी तरह से आपको हर चीज को कैलकुलेट करना चाहिए कि पहले क्या था, अभी क्या हुआ, किस कारण से हुआ, अचानक से क्यों गिर गया बिजनेस। जैसे रिसेंटली ये एयरलाइंस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है सर। एयरलाइंस इंडस्ट्री में मेनली प्रॉब्लम है इंटरनेशनली फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है? और इस कारण से ये, और टिकट का कॉस्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाए, इसका सर इफेक्ट इंडिया में इनको तो पड़ा है। बोलो सर। রিজন এই में तो सर एयर इंडिया तो डूबे গেছে প্রচুর টাকা রয়েছে। हाँ एयर इंडिया तो ऐसे ही, পুরো एयर इंडिया का तो और भी 20,000 समस्या है। 20,000 कोटी টাকা লোন ছিল। 52,000 करोड़ के आसपास का कुछ लॉस था एयर इंडिया का, 52 या 54,000 करोड़ का। बहुत बहुत हालत खराब था। तो टाटा ने परचेज कर रहा है, उसका लोन का भी रीपे करने का वादा किया है, किया भी है। স্যার এখন তো না 8,000 না 12,000 कोटी টাকা এসে দেন। एग्जैक्टली। तो बात समझ में आ रहा है ना? और रिस्क क्या है ये समझना जरूरी है। आपको ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप का, हालत यू ऑल नो सर। बिग बाजार बंद हो गया है ना? बिग बाजार बंद हो गया है। मुझे पता नहीं अभी बिग बाजार का तो जियो डेटा मार्ट है। अवेलेबल। बिग बाजार अभी स्मार्ट हो गया, फ्यूचर रिटर्न, शेयर का दाम देखो 3 टका में बिक रहा है। फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होगा, हाँ है थोड़ा बहुत। देखो बिग बाजार में प्रॉब्लम है 2020 के बाद से। इसका प्रॉब्लम पहले उतना नहीं था, अब प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। अगर आप यहाँ पर कितना डेटा है 2012 में देखो आप, 2012 में बिजनेस को थोड़ा प्रॉब्लम था नेट इनकम में, 14 में थोड़ा और खराब है, 15 में थोड़ा सा ऑपरेटिव था, 16 में प्रॉफिट था, 17 में अच्छा किया सर, 18 में फिर से प्रॉब्लम, 19 में सिचुएशंस खराब नहीं था, बट 20 ऑनवर्ड्स, स्पेशली 21 ऑनवर्ड्स तो एकदम संभाल नहीं पाए सर। 3,500 करोड़ के आसपास का चला गया। अभी 24,000 करोड़ का आसपास कुछ लोन का अमाउंट था जो मार्केट में रीपे करना था, नहीं कर पा रहा था, कोरोना में प्रॉब्लम आ गया, फिर रिलायंस ने इसको परचेज कर लिया। बाकी लीगल पेंडिंग्स बहुत सारा चल रहा है, मैं उस पर अभी बात नहीं कर। सो পয়েন্ট ইজ, এটা কিনতে পারেনি এখনো, টানাটানি চলছে। হ্যাঁ এখনো সেটেলমেন্ট হয়নি, আমি জানি এখনো সেটেলমেंट হয়নি। कंप्लीट सेटलमेंट अभी तक नहीं आया, अभी भी कोर्ट केस पेंडिंग है, क्योंकि बीच में अमेजन आया था ना सर, ये सब चक्कर बन गया। अभी तो बिग बाजार और रिलायंस के बीच में भी कुछ चक्कर चल रहा है। तो बिजनेस रिस्क और কিন্তু ऑपरेटिंग স্যার रिस्क की बात। কিন্তু স্যার অনেক জায়গায় দেখলাম স্যার বিগ বাজারের যেসব নিয়েছে যে শোরুম গুলো ছিল না, ওগুলো ওগুলো ওইগুলো রিলায়েন্স স্যার নিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ ওগুলো রিলায়েন্স নিয়ে হ্যাঁ নিয়েছে। স্যার জিও স্মার্টের সমস্ত প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছে। ওগুলো রিলায়েন্স করে নিয়েছে। এখন কথাটা হচ্ছে ওটা নিয়েই বিগ বাজারের একটা কেস চলছে, ওটার উপরও বিগ বাজার কেস করেছে। কথাটা হচ্ছে রিলায়েন্স এই জন্য করছে, রিলায়েন্स पैसा দিয়ে দিয়েছে ना, रिलायंस बिग बाजार के पैसे दे दिए थे, मतलब उसको पेमेंट कर दिया, तो इसी कंडीशंस के साथ। तो कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसको लेके डिस्प्यूट है।
आप लोग पूरा केस अगर थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो शायद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मैं अभी बिग बाजार के केस स्टडीज में नहीं जाऊंगा इस, हाँ? अभी मैं बिग बाजार में केस स्टडीज में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि रिलायंस ने जो स्टोर को ओपन कर दिया, ठीक है, इवन हमारे यहाँ पर आसपास में नागर बाजार में जो डीपी मॉल में है वहां पर स्टोर ओपन कर दिया रिलायंस ने। স্যার নাগেবাজারে করেছে, শিয়ালদার টাকে করেছে পুরো हाँ, दो चार जगह पे সপ্তাহ। मैंने भी देखा ओपन कर दिया, बहुत सारा जगह में जहाँ जहाँ बिग बाजार था वहाँ वहाँ रिलायंस का पॉइंट आया है। उसको लेके भी थोड़ा डिस्प्यूट है, ठीक है, मैं भी उस पर, वो लीगल मैटर है, ठीक है, इकोनॉमिक का मैटर है, मैं इस पर भी नहीं बात। तो देखो, रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क ये बेसिकली क्यों जनरेट होता है? ईबीआईटी वेरिएबल होने के कारण। ईबीआईटी वेरिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क किस लेवल में जाएगा। सर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, क्वेश्चंस पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करो तो, एक इकोनॉमिकल ग्राफ होता है ना इकोनॉमिक्स में, वैसा एक ग्राफ एक छोटा सा ड्रॉ करो, आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन मिलेगा। से फॉर एग्जांपल बिजनेस में जो ईबीआईटी होते हैं उसको आप एक एक्सिस में ड्रॉ करो, और जो इनकम होते हैं प्रॉफिट उसको आप वाई एक्सिस में ड्रॉ करो। ईबीआईटी इज आल्सो टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अलग लेवल में बता रहा हूँ, थोड़ा देख के। ये जीरो है मैंने बेसिकली ओरिजिन है। एक छोटा सा ग्राफ है, ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस आपको इतना कहना है कि बिजनेस में ऑलवेज ऑलवेज रिस्क होता है। रिस्क सिचुएशंस कभी नेगेटिव साइड में रहते हैं, कभी यही रिस्क थोड़ा हाई होता है, फिर ये रिस्क थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और फिर ये ईबीआईटी के साथ साथ पैरेलली चलता है। और बिजनेस हमेशा यही कोशिश करता है कि वो कुछ नहीं तो कम से कम एक मॉडरेट लेवल में चले। किस लेवल में चले सर? मॉडरेट लेवल। अपना ईबीआईटी ऐसा होना चाहिए और प्रॉफिट का लेवल इतना होना चाहिए ताकि बिजनेस रिस्क इधर हाई है और बिजनेस रिस्क इधर लो है। माने ये जो रेड लाइन है ना, जब नीचे आ गया तो बिजनेस रिस्क थोड़ा लो हो गया, और रेड लाइन का जो अपर पार्ट है इसमें बिजनेस रिस्क हाई हो गया। बट आपको थोड़ा सा एकदम लो रिस्क भी नहीं लेना है और एकदम हाई रिस्क भी नहीं लेना है, आपको ना मॉडरेट रिस्क में चलना चाहिए। ये एक फाइनेंस मैनेजर हमेशा अपने कंपनी को सजेस्ट करता है। बहुत हाई रिस्क में भी ऑपरेट नहीं कर सकते आप, और बहुत लो रिस्क में आप बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह नहीं देख पाओगे। सो आपको एक मॉडरेट रिस्क लेके चलना है जिसमें ईबीआईटी एक्चुअली आपको हेल्प करेगा। बताता हूँ। DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। तो व्हाट इज DOL? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द elasticity, measures the elasticity of EBIT with respect to Q. Q माने cells. Measures the elasticity of EBIT with respect to Q. Q मतलब cells. Q माने क्वांटिटी को बता रहा हूँ सर। यहाँ पर Q से जो डिनोट हुआ है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ सेल्स को बताया जा रहा है। ये जो Q था वही वाला Q, दिस Q, ठीक है। तो Q रिप्रेजेंट सेल्स हियर। The degree of operating leverage measures the elasticity of EBIT with respect to Q. माने बिजनेस में सेल्स जितना चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ईबीआईटी कितना चेंज होगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कठिन नहीं है,
आपका रेवेन्यू पे डिपेंड करता है कि आपका ईबीआईटी का क्या सिचुएशन है ना सर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रेवेन्यू। रेवेन्यू पे ही तो डिपेंड करेगा। पहले रेवेन्यू कमाओगे, वहां से खर्चा माइनस करोगे, फिर खर्चा माइनस कर माने खर्चा माने वेरिएबल खर्चा, फिर फिक्स खर्चा माइनस करोगे, फिर आपको ईबीआईटी मिलेगा, है ना। तो रेवेन्यू पे तो डिपेंड करता है कि ईबीआईटी का क्या सिचुएशन होगा। यस और नो, प्लीज टेल मी। सेल बढ़ना चाहिए सर, सेल बढ़ना चाहिए, तब जाके प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे आजकल कुछ नया कंपनी चल रहा है ना मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो। ये सब आप लोग जानते हो ज्यादा, इसलिए मैं ये सब नाम ले रहा हूँ। जोमेटो का फाइनेंशियल्स देखो, जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नेट इनकम देखो क्या बता रहा है जोमेटो का, 2022 में जोमेटो का क्या बता रहा है। शेयर का दाम वगैरह छोड़ो, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रेवेन्यू देखो सर, 2022 में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है। मैंने जो पहले 2118 करोड़ का रेवेन्यू था, मैंने सेल्स ग्रोथ हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्वियसली सेल ग्रोथ हुआ है तो खर्चा भी बढ़ गया है। देखो खर्चा बढ़ा होगा, जरूर बढ़ा होगा, चेक करो आप। स्पेशली किस में ज्यादा खर्चा होता है, ये सब जोमेटो वगैरह के काम में किस में खर्चा है ज्यादा? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में बहुत खर्चा है। लास्ट ईयर 1435 करोड़ का सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हुआ था, 2022 में 3660 का हुआ है। अभी तक का लेटेस्ट डेटा अभी तक अवेलेबल यहाँ पर नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट का क्या हालत है देखो, पीबीआईटी देखो, ईबीआईटी 1208 करोड़ का लॉस है 22 में। उससे पहले साल में 805 करोड़ का था, उससे पहले साल में 2372 करोड़ का लॉस था। ये जोमेटो का सिचुएशन बता रहा हूँ। ऐसा और भी नया कंपनी में क्या है, पेटीएम को लेके बहुत मार्केट में बात चला है, पेटीएम को लेके मार्केट में बहुत बात चला है, उसका शेयर में भी उसका इफेक्ट पड़ा है। 197 कम्युनिकेशन सर आजकल प्रॉफिटेबल, मतलब आजकल इसका शेयर का दाम बढ़ा है। हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में सुबह सुबह स्टॉक मार्केट क्लास के इसका एनालिसिस दे रहे थे ना, कुछ दिन पहले तक भी मैंने पेटीएम के ऊपर चर्चा किया था। जस्ट लुक एट दी पेटीएम नेट इनकम। इवन लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है सर, इसमें लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में बताया जा रहा है, जैसे एनालिस्ट बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है, नॉट गुड नॉट बैड, बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉट बहुत खराब भी नहीं है, यानी अभी ओके ओके टाइप चल रहा है, अभी ओके ओके टाइप चल रहा है। तो नेट इनकम में इसका 1600 करोड़ का लॉस में था 2021 में, 22 में थोड़ा लॉस बढ़ गया था, लेकिन वापस इसका लॉस कम हुआ है बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। अर्निंग पर शेयर का हालत तो अभी भी नेगेटिव में है। तो लेकिन सर तो फिर कोई बोलेगा सर तो फिर पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो भी पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहा है, इनके पीछे का मेन रीजन है कि पेटीएम का करंट वैल्यूएशन नहीं, फ्यूचर वैल्यूएशन। ठीक है, ग्रोथ वाइज देखो तो नॉर्मल है, थोड़ा ग्रोथ है, बहुत हाई ग्रोथ नहीं है, खराब भी नहीं है। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट तो होता है सर, मैं तो इससे पहले भी बोला, जब 500-600 में था पेटीएम का शेयर तब भी मैं बोला लेके रखो सर, आप साइड कम से कम 1000-1200 तो दिख रहा है 2-3 साल में। जब 500 में चला गया था तब भी बोला, अभी थोड़ा सा हाई चल रहा है, मतलब करंट टर्म में फिर से थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि अगर जब तक इसका प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं होता है ना, तो पेटीएम को लेके थोड़ा सा टर्मोइल रहेगा सर। ये 650 700 रेंज में ना घुमा फिरा करेगा। ठीक है सर, मैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली यही कहना चाहता कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके मार्केट कंडीशंस में क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसके मार्केट कंडीशंस में क्या इफेक्ट डालता है, बस इसी में बात करूँ। अब इसी चीज में आपको लेवरेज कैसे हेल्प करेगा आप देखो। तो ये सभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी ऑपरेटिंग रिस्क भी संभाल रहा है और फाइनेंशियल रिस्क भी संभाल रहा है। मैं अभी तक आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं समझाया, मैं तो अभी तक ऑपरेटिंग रिस्क भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल ही दिमाग खराब कर रहा हूँ हम लोग का। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। मैं बस इतना कहना चाह रहा आपको कि पेटीएम का रेवेन्यू पे डिपेंड करता है
पेटीएम के रेवेन्यू पे डिपेंड करता है कि पेटीएम का ईबीआईटी का क्या सिचुएशन। रेवेन्यू पॉजिटिव में चेंज होगा तो ईबीआईटी भी पॉजिटिव में चेंज होने का चांसेस ज्यादा है ना। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो ईबीआईटी बढ़ सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू, इसके ऊपर डिपेंड करके ईबीआईटी चेंज करेगा। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी। इलास्टिसिटी माने ईबीआईटी का बढ़ना और गिरना। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? जो चीज इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब क्या, जो बढ़ता है घटता है, जो बढ़ता है घटता है ना, इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। एक चीज और इसमें जोड़ना सर, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जब बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, सिर्फ सेल्स के ऊपर डिपेंड करके बिजनेस का ईबीआईटी चेंज हो, तो हम उसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। अब आप बोलोगे सर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट माने? सर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट माने बाकी जो भी खर्चा वगैरह है ना, वो अगर कांस्टेंट है, सेल बड़ा है, खर्चा में ज्यादा चेंजेस नहीं है, खर्चा पहले भी जैसा था अभी भी वैसा है, लेकिन सेल ग्रोथ हुआ है, खर्चा कांस्टेंट है। तो सेल बड़ा है, खर्चा कांस्टेंट है, तो बिजनेस के लिए अच्छा है ना सर, ईबीआईटी बढ़ जाएगा। इसलिए बोला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, मतलब क्यू, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इसलिए कहते हैं सर हेंस DOL is only a partial। DOL जो है ना सर, ये पार्शियल मेजरमेंट करता है, कंप्लीट मेजरमेंट नहीं कर पाता। पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। सर पार्शियल क्यों? क्योंकि DOL में तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का पार्ट है और ईबीआईटी का पार्ट है। अभी इंटरेस्ट तक तो गए नहीं सर, क्योंकि ईबीआईटी कमाओगे फिर ना इंटरेस्ट दोगे। ईबीआईटी इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट बेसिकली, इसके बाद इंटरेस्ट आता है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैंने फाइनेंशियल रिस्क इंटरेस्ट में आता है सर। तो ऑपरेटिंग रिस्क जो है, जो रेवेन्यू से ईबीआईटी तक का बात करता है, ये हाफ बात करता है, आधा बोला। दिस इज द हाफ रिस्क एरिया। पूरा रिस्क समझने के लिए इंटरेस्ट तक तो समझना पड़ेगा, पीबीआईटी से पीबीटी का यात्रा करना पड़ेगा, बेसिकली ईपीएस तक जाना है, ईबीआईटी टू ईपीएस जाना है, तब जाके आप सेकेंड पार्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे। तो इस पूरा बिजनेस के जो रेवेन्यू से लेके अर्निंग पर शेयर तक का जो जर्नी है ना सर, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। हर एक बिजनेसमैन जो मार्केट में बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में शेयर होल्डिंग करते हैं। जो लोग मार्केट से शेयर खरीदते हैं, वो भी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी के कमाई पे वो भी थोड़ा सा अपना, बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। हाँ, गंगा नदी बह रहा है, आप भी हाथ धो के थोड़ा पुण्य कमा लो सर। तो भाई बिजनेस अच्छा करेगा, उसके पेटीएम प्रॉफिट करेगा। अगर आप थोड़ा हाथ धो सकते हो तो आप भी हाथ धो लो। दूसरे के बिजनेस में प्रॉफिट है तो आप उसके बिजनेस में पैसा लगा के अपना पैसा बना लो। दिस इज द स्टॉक मार्केट। इसी तरह से वारेन बफेट बना है, इसी तरह से राकेश झुनझुनवाला बना है ना। टॉप टॉप जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी तरह से बना है। दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा के बड़ा हुआ है, अपना बिजनेस नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस नहीं किया, बट दूसरों के, जैसे राकेश झुनझुनवाला, जिसको इंडिया का वारेन बफेट कहा जाता है, मैं तो ऐसा मानता नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि भाई वो इंडिया का ही झुनझुनवाला है। झुनझुनवाला ने टाटा के टाइटन में पैसा लगा के करोड़ों कमाए सर। अकेले अपने दम पे 40 से 50 हजार करोड़ का मालिक बना है। तो मैं कहना बस इतना चाहता कि नहीं, 40-50 नहीं, 14,000 ना 15,000 करोड़ का, थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है, बोलते बोलते बोल देता हूँ सर। कभी 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 थोड़ा डेटा, कभी कभी कुछ डेटा सर, मैं मतलब क्या बोलूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, वो उसको फैक्ट चेक कर लीजिए बाद में। नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर आपने 50,000 करोड़ बोले थे। ठीक है सर, ये सब फैक्ट चेक कर लीजिए, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ गलत नहीं है।
सर तो फिर कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं चाहते, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि बिजनेस में दो रिस्क होते हैं और ये दोनों रिस्क बिजनेस के इस जर्नी में छुपा होता है। एक रेवेन्यू से लेके मैंने सेल से लेके ईबीआईटी तक का जर्नी, ठीक है, यहाँ तक का, और एक होता है ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक का जर्नी, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये जर्नी दो कवर करना होगा, तभी जाके लेवरेज भी खत्म होगा। ये जर्नी सीख जाएंगे ना तो लिवरेज भी खत्म होगा और आपको मार्केट एनालिसिस का भी एक पार्ट समझ में आ जाएगा। मार्केट एनालिसिस में बहुत पार्ट होते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सर चलो थोड़ा और बताओ, आप सिर्फ मार्केट का ही बात करते हो। नहीं सर, मैं कहाँ मार्केट का बात करता हूँ, मार्केट का बात थोड़ी ऐसा होता है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना सर, उसको कहाँ आप यूज कर पाओगे। ऐसा ना हो कि पढ़ाई बस किताब में जो सुना किताब बन के ही रह गया। तो वही कलसी में कलश होता है ना सर, पानी का पात्र, वहां पर पानी तो आपने भरा, बट वो पानी कोई पीने लायक नहीं रहा, मतलब किसी को दान के योग्य नहीं रहा, ठीक है। पानी सिर्फ भरा भर के रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ DOL इक्वल्स टू 3, तो फिर एक चीज आप समझ गए सर, DOL सिर्फ पर्शियल मेजर बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। DOL इज ओनली पर्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क लिख लो, रिस्क लिखना भूल गया मैं, रिस्क लिखना भूल गया, आप लोग प्लीज लिख लो सर। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे इसका मैथ्स कराऊंगा, अभी तो बस समझाने के लिए। अगर DOL क्वेश्चन देता है एग्जाम में, DOL दे देता है DOL इक्वल्स टू 3, इसका मतलब बताओ। DOL माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 3 है, इट मींस व्हाट, इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट, लिख लो अभी लिखो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना। इफ सेल्स, सेल्स माने जिसको हम लोग Q से डिनोट किए हैं फॉर्मूला में, इफ सेल्स चेंज बाय 1%, EBIT will change by 3%। अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सेल्स 1% में चेंज होता है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3% में चेंज होता है, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। सर इसका माने, सर इसका मतलब ये है, सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है? मानो कि सेल्स 1% में चेंज हुआ तो सेल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। DOL का अगर 3 कैलकुलेशन में निकलता है ना, कैलकुलेट करना आगे सिखाऊंगा, अभी तक तो मैं DOL कैलकुलेशन नहीं सीखना, मैं बस आपको DOL का मतलब बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन करके DOL मिलेगा, तो जब मिलेगा तो उससे क्या डिस्कस निकलेगा, डिस्कस माने एनालिसिस, ठीक है, उसका क्या मतलब निकलेगा। इफ सेल्स चेंज बाय 1% एंड EBIT विल चेंज बाय 3% इन सेम डायरेक्शन, माने पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, है ना। EBIT बढ़ता भी है, EBIT घटता भी है, रेवेन्यू बढ़ता भी है, रेवेन्यू घटता भी है। बिजनेस में ये सब बात कांस्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली बढ़ती का नाम जिंदगी, बट जिंदगी में हमेशा हम बढ़ नहीं पाते, कभी कभी थम भी जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, है ना। गिर कर उठना, उठकर गिरना, ये तो जिंदगी का खेल है सर। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हम लोग बढ़ते रहते हैं, कभी कभी थम जाते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। बिजनेस में भी ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि बस थम ही गए हैं, थम सा गया है, ऐसा ना हो। हाँ सर, ऐसा भी ना हो कि गिरते ही रहे, ऐसा भी ना हो। आप गिरो, आप थमो, बट उठना बंद नहीं होना चाहिए। तब देखना कि अल्टीमेटली आप बढ़ते जाओगे, है ना, मार्केट की तरह। जो लोग निफ्टी स्टॉक मार्केट क्लास करते हो, निफ्टी चार्ट वगैरह देखते हैं ना सर, हाँ, तो निफ्टी चार्ट में भी आपको वही चीज नजर आएगा। निफ्टी गिरता है, निफ्टी उठता है, निफ्टी फिर गिरता है, कभी कभी थम जाता है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का मूवमेंट क्या होता है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ऐसे ही ना। देखो मैं जो बता रहा हूँ वही है एक्चुअली। चलो देखते हैं निफ्टी,
निफ्टी 50 का मैं बस आपको लाइन चार्ट दिखा दूँ, इसको मैं मैक्सिमम थोड़ा उठा लेता हूँ। क्या है सर, देखो ये बहुत पुराना डेटा, 2000 से डेटा को यहाँ पर लिया गया है सर, 2000 से। 23 साल में निफ्टी में क्या हुआ है देखो, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, निफ्टी कभी थमसा था, कभी गिर गया था, बढ़ा था, फिर गिरा है, फिर बढ़ा है, फिर गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा उठा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ता गया, फिर बीच बीच में गिरता गया, फिर बहुत जोर से गिरा, फिर उठा। ऐसा करते करते जब भी एक समय था जब निफ्टी का वैल्यूएशन था 1600 ऐसा, आज निफ्टी का वैल्यूएशन है 18,286। ठीक है, तो मैं बस आपको कहना यह चाहता हूँ कि जैसे ये ग्रोथ दिया है ना सर, है ना, ह्यूज ग्रोथ क्रिएट किया है लास्ट 23 साल में, तो बस कहना ही चाहते हैं कि गिरो उठो बट बढ़ते जाओ। सर ये सब क्या ऑब्जर्वेशन है, हम लोगों का माथा आप क्यों खराब करते हो? सर माथा कहाँ खराब किया, बस आपको मैं जो देखा वही मैं बोला। अच्छा, DOL equals to 3, it means that if sales change by 1%, EBIT will change by 3% in the same direction। यहाँ से और एक डिस्कशन आप कर सकते हो, हायर दी लेवल ऑफ एफ माने फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंस जितना हाई होता है DOL उतना हाई होता है, हायर दी DOL माने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर द लेवल ऑफ एफ माने फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हायर दी DOL। ठीक है सर, ये है DOL का कॉन्सेप्ट। कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल भी पूछते हैं, कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल भी पूछते हैं, तो ऐसे लिखना है, या फिर DOL का मतलब 3 का मतलब क्या है, आपको इस तरह से जवाब देना है। MCQ सवाल है तो आपको बस पूछ सकता है ऐसा, DOL equals to 3 व्हाट डज इट मीन्स, फिर कुछ ऑप्शन दे देगा, फिर कुछ ऑप्शन दे देगा, है ना, ABCD करके। If sales change by 1%, EBIT will change by 3% in the opposite direction, in the same direction। सर 30 जगह पे तो जाती ही तो करो। हाँ बोलो सर। বলছি 30 জায়গায় তো স্যার 2 বা 4 যা কিছু দেখতে পারি। এটা এটা বলছিস, বুঝলাম না, মানে DOL টা, যে 3 জায়গায় লিখেছে না 3 জায়গায় যা কিছু হতে পারে যে কোনো हाँ हाँ ये कुछ भी हो सकता है, ये 3 की जगह 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एनी वैल्यू हो सकता है। मैं आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा, यही तो सीखना है DOL में कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो आगे सिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो बस मैं आपको DOL का कॉन्सेप्ट बताया, कैलकुलेशन नहीं बताया, ओनली कॉन्सेप्ट बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DOL, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया। DOL कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। देखो, अच्छा अब मैं थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, डोंट वरी सर, सब कुछ बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क? सर मैं आपको बता रहा था ना तब से। चलो निफ्टी में नहीं रहना है अभी, कंपनी में चलना है। किस कंपनी में चले, कोई भी कंपनी उठा ले। जब भी किसी कंपनी का फाइनेंस चेक करते हैं तो हम लोगों ने अभी क्या बताया, रेवेन्यू से EBIT तक का जो जर्नी है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सिर्फ आधा रिस्क को बताते हैं। और EBIT से EPS तक का जो जर्नी है ना ये कंप्लीट होता है, और सेल से लेके EPS तक का जो जर्नी है ये कंप्लीट रिस्क एनालिसिस होता है। लेकिन अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, यानी EBIT से EPS तक का जर्नी देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये दूसरा पिक्चर है, सेकेंड पार्ट ऑफ द पिक्चर। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स ड्रिंक्स इंटरव्यू,
चलो ठीक है, मैंने तो 2 बूंद पानी पी लिया, आप लोग भी पी लो। सर हम लोगों का पेन चल रहा है, मुंह नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। लेट अस consider the journey. Consider the journey from EBIT to EPS. ठीक है, भाया भाया क्या सर? भाया इनकम स्टेटमेंट, भाया इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है सर? यही जो मैं तब से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक का जर्नी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ईबीआईटी से ईपीएस तक जाएंगे भाया इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को भाया बना के ईबीआईटी से ईपीएस तक का जर्नी कंप्लीट करना। देखते रहो, समझते रहो, सवाल हो तो पूछते रहो। लेकिन सवाल अभी आएगा नहीं सर, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं कैसे सवाल करोगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा सर, कैसे बनेगा फॉर्मूला बताओ? चलो बनाते हैं सर, एग्जाम में ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर। फॉर्मूला याद करके जाना है सर, प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा। EBIT माइनस आई इंटू 1 माइनस टी माइनस DP डिवाइडेड बाई N। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है सर। ये कौन सा अर्निंग पर शेयर हुआ सर? यही जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अर्निंग पर शेयर बता रहा है लेटेस्ट 43.07, 43 पर शेयर। सर EPS हाई होना ऑलवेज अच्छा होता है कंपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ गुड कंपनी, इसका बिजनेस बहुत पुराना भी है और इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर, बहुत हाई ग्रोथ नहीं है, बट करेंटली एवरेज ग्रोथ के साथ चल रहा है। लास्ट 1 साल से आप देख सकते हो साइडवेज है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि ग्रोथ दिया है। हाँ बीच में थोड़ा गिरा था, वो अलग बात। ठीक है, उसके बाद जब से बढ़ना चालू किया उसी रेंज पे घूम रहा है। बट ऐसे कंपनीज में अगर मौका मिले तो लपेट लेना चाहिए। तो क्योंकि इसका बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसका बेस काफी स्ट्रांग होता है। तो मैं अभी अभी कंपनी एनालिसिस बस आपको सिखा रहा हूँ कि भाई ये ईपीएस, ये जो ईपीएस है ना, ये ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है वही मैं आपको बताया। अर्निंग पर शेयर, अगर बिजनेस में आपका जो भी प्रॉफिट होता है ना सर, ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट को घटा दो जो आपको लोन के लिए पे करना है, सरकार को टैक्स दे दो 1 माइनस टी। স্যার নাম্বার এটা স্যার পিএটি ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং না ফর্মুলাটা? मैं बोल रहा हूँ, बोल पीएटी প্যাট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং না স্যার? नहीं तो एन 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 माने तो था नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, एन माने नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, और ये डीपी किस लिए आ गया सर? डिविडेंड, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। डिविडेंड नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी माइनस करना। ঠিক আছে দাদা, বুঝতে পারলি কথাটা? স্যার তাহলে তো উপরে শুধু প্যাট লিখলেও হয়ে যাবে। हाँ ऑब्वियसली, बट सर इन आवर के मतलब एग्जाम सिचुएशंस में तुम्हारे सामने ऑलवेज डायरेक्ट पैट नहीं देगा, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब तुम बोलोगे पैट को कैसे तोड़ते नहीं पता, इसलिए मैं इस तरह से आपको फार्मूला बना के देता हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसे पैट नहीं, पैट लिख सकते हो, बट अगर आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको ये पैट ऐसे निकालना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कराएंगे ना, रुक जा, रुक जाओ सर। फॉर्मूला ऐसे ही होता है सर, एकदम तोड़ ताड़ के दिखाएं, एकदम तोड़ ताड़ के फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। बाद में इसको आप पैड बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोलो। फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क refers to यदि
Financial leverage or financial risk refers to the elasticity of EPS, अर्निंग पर शेयर का बड़ा कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस, पॉइंट टू बी नोटेड सर। हम लोग जब डीओएल पढ़ रहे थे तब किसका इलास्टिसिटी कर रहे थे? हेलो, जब हम लोग डीओएल पढ़ रहे थे तब किसका इलास्टिसिटी कर रहे थे? इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी। अब क्या बोल रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस। ध्यान रखिएगा बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस विथ रेस्पेक्ट टू ईपीएस बदलेगा, बट किसके कारण बदलेगा? ईबीआईटी के कारण बदलेगा। सर इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या था? ईबीआईटी बदलेगा, किसके कारण बदलेगा? रेवेन्यू के कारण, सेल्स के कारण बदलेगा। ईबीआईटी का इलास्टिसिटी होगा, बट किसके कारण होगा? क्यू के कारण होगा। क्यू क्या है? सेल्स है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर? ईपीएस बदलेगा, अर्निंग पर शेयर बदलेगा। इसी के लिए तो शेयर होल्डर का मारामारी। कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं क्या सोच के कि भाई मेरा पर शेयर इनकम बढ़े। हमेशा कंपनी यही चाहते हैं कि हम शेयर होल्डर का अर्निंग बढ़ाएं, कोशिश तो वही रहते हैं। और एज ए शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का हमेशा ही इच्छा होता है कि भाई कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा तो हमें भी अच्छा मिलेगा। टीपीएस में बाद में बात करेंगे सर, अभी नहीं। ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर तो समझ लो लेवरेज का। डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट होता है, आई विल डिस्कस इन लैटर। ठीक है, बट बताऊंगा जरूर, हर चीज बताऊंगा जो रियल लाइफ में जरूरत पड़ता है। ये सब फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का किस्मत ले रहे हैं सर, नॉर्मली मैं कई बार, बहुत सारे लोग नॉर्मली स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, वो लोग सीए में नहीं पढ़ता है। तो उनको ना मैं बोलता हूँ कि हो सके तो जिंदगी में कभी फाइनेंस का पढ़ाई कर लो। कोई कोई समझा है कभी कभी, पुराने बैचेस में कोई कोई स्टूडेंट है सर जो सीए में पढ़ाई नहीं करता था फिर भी फाइनेंस पढ़ता था। जो कभी जिंदगी में ठोकर खाया है, समझा है, वो बाद में आके बोला है हाँ सर आप बार बार बोलते थे फाइनेंस पढ़ लो। तो जिनको ये किस्मत मिल रहा है ना ड्यू टू सीए में, किस्मत में सीए में लिखा है, इसलिए आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है। सबको मौका नहीं मिलता, और अगर मौका मिलता भी है ना वो उसके पास समय नहीं होता है या फिर समझ नहीं होता है कि ये पढ़ के क्या होता है। चलो सर ठीक है, जिंदगी मौका देता है, बट क्या है ना, मौके का इस्तेमाल करना होना चाहिए। अच्छा, तो ईपीएस तक पहुंचना है, बट ईबीआईटी होके जाना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मतलब निकल रहा है सर? फाइनेंशियल ऑलरेडी है, मतलब ही तो लिखा रहा हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ ईपीएस विद रेस्पेक्ट टू ईबीआईटी। सर इसका एग्जांपल सर ये भी मैं कैलकुलेट करके रख करके बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके कैलकुलेशन सिखाऊंगा। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे सर, डीएफएल कैलकुलेशन, डीएफएल करना पड़ेगा। डीएफएल माने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, अगर क्वेश्चंस में आपने कैलकुलेट करके देखा कि डीएफएल 2 है, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट इफ ईबीआईटी चेंज बाय 1%, EPS will change by 2%। DFL 2 का मतलब यही है, if DFL equals to 2 it means that if EBIT change by 1%, EPS will change by 2% in the same direction। ठीक है, in the same direction। डोंट वरी, और भी अच्छे से समझाता हूँ। higher the level of interest expense, higher the level of interest expense,
अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस हायर होगा, ठीक है, मैं इसको आई से डिनोट कर दिया, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा नहीं होता है, बट बहुत बार होता है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जब मार्केट से कैपिटल रेज करते हैं तो कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है ना। तो हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड हायर द प्रेफरेंस डिविडेंड, हायर द लेवल ऑफ DFL। DFL माने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सो फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मतलब है? फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल रिस्क is also defined as the risk arise on account of, account माने यहाँ पर कारण, account माने रीजन, ठीक है। रिस्क arise on account of माने रीजन, on account of use of debt। सर इसी का तो चक्कर है, बड़ा सा बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाता है इसी चक्कर में। जैसे मैं आपको बार बार अदानी का नाम क्यों ले रहा था, फाइनेंशियल रिस्क समझाने के लिए। जैसे कि अदानी का एक बिजनेस है, अदानी पोर्ट बोल के, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका फाइनेंशियल चेक करोगे तो आप देखोगे कि इसका, एक सेकेंड, ऐसे प्रॉफिटेबल है, नेट इनकम भी अच्छा कमा रहा है, लेकिन इसका बैलेंस शीट में जाओ और इसका आप करंट लायबिलिटी चेक करो, अकाउंट्स पेबल देखो आप इसका 2263 का, 2263 करोड़ का 21 में था, अभी थोड़ा कम हुआ है। इसका नॉन करेंट लायबिलिटी देखो, लॉन्ग टर्म डेट देखो, ये देखो टोटल लॉन्ग टर्म डेट देखो, 33,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी का, 33,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। इसी को लेके बहुत बात होता है कि भाई बहुत हाई लेवल ऑफ डेट है कंपनी की, ऑब्वियसली एसेट है इसके पास, बट लोन है, इंटरेस्ट तो रीपे करना होगा। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग थोड़ा डरते हैं अदानी के शेयर में, कि बहुत लोन है सर, बहुत लोन है, मुझे बहुत लोग बताते थे, ठीक है। और नॉट जस्ट मुझे, हर किसी को यही चीज थोड़ा करता है, क्या बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कंपनी अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो हमारा पैसा डूबेगा, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सर जो भी है, यही यही प्रॉब्लम है, ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ डेप्ट। डेप्ट माने लोन, आपका डेप्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। तो डेप्ट दो तरह का मेनली होता है, एक लोन का इंटरेस्ट, दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड, क्योंकि ये दोनों फिक्स देना पड़ता है, ये दोनों फिक्स्ड वे में देना पड़ता है, किसको, कंपनी को रीपे करना पड़ता ही है। लोन का इंटरेस्ट तो बिल्कुल मस्ट है, और इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना एकदम मैंडेटरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल और कंबाइंड लेवरेज, जिसको हम लोग प्यार से DTL और DCL के नाम से भी जानते हैं। सर इसका क्या, मैंने आपको DOL बताया, DFL भी बताया, बट अभी मैं आपको DTL और DCL बताने जा रहा हूँ। सर इसको समझने के लिए आपको एक चेन समझना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ तब से। लुक एट दी चेन रिलेशन। सर किसी भी बिजनेस का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, यानी बिजनेस का जो फाइनेंशियल पार्ट का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो सेल्स से होता है ना। किस चीज से होता है, सेल्स से होता है। जो भी उसका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, है ना।
तो हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, पी इंटू क्यू करके क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सेल से शुरू होता है जर्नी, चलता है ईपीएस तक, क्यू से लेके ईपीएस तक का जर्नी है। ये रहा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब इस चीज में थोड़ा ध्यान दीजिए। बिजनेस का स्टार्टिंग है क्यू, क्यू माने सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो, भूल जाओगे। कोई बोलेगा क्यू, क्यू क्वांटिटी ऑफ सेल्स से क्यू आया है। क्यू से ईबीआईटी तक जाना है, फिर ईबीआईटी से ईपीएस तक जाना है। यही तो रास्ता है असल, लंबा रास्ता है बट यही रास्ता है। सेल्स करना है, ईबीआईटी तक पहुंचना है, फिर अर्निंग पर शेयर मिलना है। यानी बिजनेस पहले रेवेन्यू जनरेट करेगा, फिर वहां से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेगा, फिर कंट्रीब्यूशन पाएगा, फिर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस करेगा, फिर ईबीआईटी पाएगा, फिर ईबीआईटी से इंटरेस्ट को माइनस करेगा, फिर इंटरेस्ट को माइनस करके ईबीटी मिलेगा, ईबीटी या पीबीटी, फिर वहां से टैक्स को माइनस करेगा, फिर टैक्स को माइनस करके पैट मिलेगा, फिर पैट को नंबर ऑफ शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ईपीएस मिलेगा। यही तो रास्ता है। बात समझ रहे हैं ना सर जो मैं बता रहा हूँ? फील करो सर कि बिजनेस को कैसे चलना पड़ता है। पहले रेवेन्यू कमाना पड़ता है, फिर रेवेन्यू से खर्चा को माइनस करना पड़ता है। कैसा खर्चा? वेरिएबल खर्चा, जिसका जैसा बिजनेस। फिर वेरिएबल खर्चा माइनस करने के बाद बिजनेस को ईबीआईटीडीए मिलता है, फिर ईबीआईटीडी से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर कंपनी को पीबीआईटी मिलता है, यानी फिक्स खर्चा बेसिकली। ये ईबीआईटीडीए से फिक्स खर्चा माइनस हो गया तो पीबीआईटी मिल गया। पीबीआईटी से इंटरेस्ट वगैरह माइनस किया तो पीबीटी मिला, फिर पीबीटी से टैक्स माइनस किया तो नेट इनकम माने पैट मिला। नेट इनकम माने पैट। फिर पैट को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिस्ट्रीब्यूट किया तो अर्निंग पर शेयर मिला। ये एक्चुअल में जर्नी होता है। अब इस जर्नी के अंदर अल्टीमेटली लिवरेज आपको क्या सिखा रहा है? इसी जर्नी का बात कर रहे हैं। तो क्यू से ईबीआईटी चलो, ईबीआईटी से ईपीएस चलो। अगर हम शॉर्ट में कहें, मैंने ओवरऑल बोले, शॉर्ट में नहीं, ओवरऑल अगर बात करें कि एक्चुअल में सेल से स्टार्ट करो और ईपीएस तक चलो, गलत तो नहीं होगा। तो सेल से स्टार्ट करके ईपीएस तक चलने का जो रास्ता है उसको डीटीएल से समझा जा सकता है, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। अब इसको ना एक इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ड्यूएल समझाया। ड्यूएल का मैंने एक कैलकुलेशन लिया था 3 और डीएफएल का एक कैलकुलेशन लिया था 2। तो डीटीएल क्या बनेगा बोलो तो? डीटीएल क्या बनेगा? क्यू से ईबीआईटी ड्यूएल बताता है और ईबीआईटी से ईपीएस डीएफएल बताता है। सो डीओएल अगर 2 है और डीएफएल अगर सॉरी, इफ डीओएल इज 3 and if DFL is 2 then DTL equals to 6 into कर दो सर। DTL equals to 6. What is the meaning of this? Thus DTL is the elasticity. DTL क्या है? Elasticity of EPS with respect to quantity. The quantity माने sales. Other factor remain constant. बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के अगर सेल्स के कारण ईपीएस चेंज होता है ओवरऑल, ओवरऑल बात हो रहा है सर, रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा या घटेगा, जो भी हो,
इसके ऊपर डिपेंड करके ईपीएस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। अदर फैक्टर को अगर कांस्टेंट रखा जाए, जैसे यहाँ पर ईपीएस घट गया, मैंने अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं है इसीलिए, और नॉर्मली रेवेन्यू बढ़ा है इसका, और नॉर्मली रेवेन्यू 14,000 से 18,000 हुआ है, बट फिर भी अर्निंग पर शेयर घट गया बिकॉज अदर फैक्टर में कुछ गड़बड़ हुआ। अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट होता, अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट होता, रेवेन्यू बढ़ता, तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर से इस साल में ज्यादा ही होता, बट ऐसा नहीं हुआ है, कम हो गया है। ठीक है, ठीक है, बोझा যাচ্ছে सबको, सबको समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अब आप इधर देखो सर, एक चीज, ईपीएस का एक फॉर्मूला थोड़ा सा और तोड़ ताड़ के लिखा रहा हूँ, मैंने एक तो मैंने तोड़ के लिखा था, फिर और तोड़ ताड़ के। सर ऐसा क्यों? सर जरूरत पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ईपीएस का एक और तोड़ ताड़ के फॉर्मूला, क्यू इंटू, मैंने एक्चुअली इसको बोलते हैं ईपीएस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मैंने जब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है तो ईपीएस का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई, ओके, 1 माइनस टी ब्रैकेट में माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये भी ईपीएस का फॉर्मूला होता है। मैंने बस और कुछ नहीं किया सर, मैंने ये जो आपको लिखा था ना, कहाँ चला गया, अभी मैंने एक बार आपको ईपीएस का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला, ये जो ईबीआईटी था ना, ईबीआईटी को भी तोड़ दिया, ईबीआईटी को भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा सर? लुक एट दी चेन हियर। ईबीआईटी का मतलब क्या है? क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, दिखाई दे रहा है ना? ईबीआईटी का मतलब क्या है? क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। इसी चीज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। क्वांटिटी में अगर आप एकदम ईपीएस को समझना चाहते हो तो क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई इंटू 1 माइनस टी, मैंने टैक्स माइनस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस कर दो, जो बचेगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर इन क्वांटिटी टर्म्स। thus therefore if, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या आया था? डीटीएल इक्वल्स टू 6 आया था। इफ डीटीएल इक्वल्स टू 6 it means that if quantity माने sales change by 1%, then earning per share will change by 6% in same direction. This is the meaning of DOL, DFL and DTL. मैंने आज आपको सिर्फ मतलब समझाया, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मतलब क्लियर है। क्या रही, इतना आशा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ব্যাপারটা বোঝা গেছে? DOL की, DTL की, DFL की। इन आवर नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास से मैं लिखा देता हूं अभी, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर के साथ लेवरेज होगा, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर एग्जाम में क्या पूछेगा, है ना। ऐसे एग्जाम में ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में वो नहीं पूछता। मैं आज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बट नेक्स्ट क्लास में आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा लिवरेज का। ठीक है, उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज अब मजा आएगा सर, अकाउंट्स वाला फीलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सर आज का क्लास में आज इतना ही रखूंगा, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँगा। होमवर्क में आज कुछ नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट दिन क्लास कराने के बाद होमवर्क।
ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, sir. Good night to all of you. Good night, sir. Okay, sir. Bye. Okay, sir.